नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 हमारा हिंदी से संबंधित है उस पर प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा यूनिट 1 जो भी भाषा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भाषा से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी है, मैं उन्हें करवाऊँगी। और ऐसे प्रश्न को कराऊँगी जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में कई बार नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में लगभग मैं 35 प्रश्न लेकर के आई हूं और लगभग जो 35 प्रश्न हैं वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों की संख्या अधिक है इसीलिए मैं ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप सब देखिएगा, मैं सीधा सीधा उत्तर बताते चलूँगी। तो पहला प्रश्न देखिएगा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी भाषा का जो विकास है सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर यहाँ पर बीच में अवहट, उसके बाद हिंदी। तो यही ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन में चलते हैं हम, आगे प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र पूछा है तो छोटा नागपुर इसमें सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, मिलान करना है ध्वनियों को। तो सबसे पहले स्वर ध्वनियाँ देखते हैं। हमारी स्वर ध्वनियाँ हैं अंग, अह, ए, ओ। तो ए को हम लोग 4 से मिला देंगे। अब तालव्य ध्वनियाँ देखिए। तालव्य ध्वनियाँ आप सभी को पता होगा क, ख, ग, घ जो है, का वर्ग जो है वो कंठ ध्वनि है और जो चा वर्ग हमारा होता है वो तालव्य ध्वनि है। उसके बाद अल्प प्राण, तो अल्प प्राण ध्वनियाँ और अघोष ध्वनियाँ, इन्हें याद रखने का एक ट्रिक भी होता है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ होती है पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर का, खा में, और अघोष ध्वनियाँ हो जाएगी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो आप देखेंगे जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं वो हमारा ऑप्शन 3 में मिल रहा है क्योंकि पहला अक्षर है सब में। और अघोष ध्वनियाँ में हम लोग देखते हैं, अघोष ध्वनियों में तो ये हमारा ऑप्शन 2 में चला जाएगा, ख, ठ, थ, फ, ये हमारा दूसरा में चला जाएगा अघोष ध्वनियाँ। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। फिर आगे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द पूछा है, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द कौन से हैं? तो आग, बयार, पंख, अक्षर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अक्षर। अक्षर हमारा तत्सम शब्द है। अब आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो जब तत्सम नहीं है तो यानी तद्भव है। तो अब यहाँ पर आपको तद्भव शब्द छांटना है। तद्भव मतलब होता है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राय। ये जो ऑप्शन बी राय है यह तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिएगा, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनि, का, ख, ग, का वर्ग कंठ ध्वनि होती है। जो चा वर्ग है वो तालव्य ध्वनि होती है और जो टा वर्ग है वो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और यहाँ पर जो ता था दा था है ये हमारा दंत वर्ग में आ जाएगा और दंत ध्वनिया में, और जो पा फा है ये ओष्ठ वाले में, ओष्ठ ध्वनियों में फिर आ जाएगी, क्योंकि हम लोग पा फा का उच्चारण करने में ओष्ठ का अपने ओठों का प्रयोग करते हैं इसलिए।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ मूर्धन्य ध्वनियाँ पूछी गई है, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ टा ठा डा ठा हो जाएंगी। आगे का प्रश्न देखिएगा, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अब आगे प्रश्न है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? तो ये जो सारे शब्द है ये सारे फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आपसे अलग अलग से भी पूछ सकता है कि रिपोर्ताज किस भाषा के शब्द है? तो फ्रेंच भाषा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा। और अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ध्यान दे रहिएगा, यहाँ पर एक साथ इतने शब्दों को दे दिया गया। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सभी में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चूँकि राजभाषा आपके सिलेबस में है तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? यानी जिसे उच्चारण करने में जो मुख से जो हवा निकलती है वह अंदर की ओर जाती है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए, आ। आ का अगर आप उच्चारण करेंगे तो वो पश्च स्वर है। जो आ है यह पश्च स्वर है, तो आ हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को ही संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में, सीधा सीधा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में हिंदी की लिपि देवनागरी और हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारी हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा ही मानी जाती है। और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, और यह भी 343 अनुच्छेद 343 में नोट किया गया है। आगे देखते हैं, बोलियों को उनके क्षेत्रों से सुमेलित करना है। तो बोलियों को उनके क्षेत्रों से सुमेलित करना है, सबसे पहले आप अवधि को मिलाइएगा। अवधि भाषा सुल्तानपुर में बोली जाती है। अवधि भाषा सुल्तानपुर में बोली जाती है, तो डी का 2 मिलाएंगे। डी का 2 मात्र एक जगह है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे मिलान वाले प्रश्न में अगर आप एक भी सही पकड़ लेते हो तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है और मैथिली दरभंगा में बोली जाती है। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहली बार पुरानी हिंदी नामकरण करते हैं। उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश या फिर अवहट को पुरानी हिंदी कौन कहते हैं? तो अगर प्रश्न आए कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन कहते हैं तो आंसर हो जाएंगे हमारे आचार्य शुक्ल जी। और अगर प्रश्न आए कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, तो नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी सही होगा। आगे का प्रश्न देखिएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। फिर आगे है प्रश्न, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं उसका संबंध किससे है? तो सौर सैनी अपभ्रंश इसमें सही होगा, क्योंकि सौर सैनी अपभ्रंश के बाद ही हिंदी निकलती है।
राजस्थानी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई। तो शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से ही ये सब निकलती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि अपभ्रंश को क्या नाम देते हैं? तो भरत मुनि अपभ्रंश भाषा को देश भाषा नाम देते हैं। इसे याद रखिएगा, भरत मुनि यानी भारत। तो भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, तो भरत मुनि देश भाषा कहते हैं। भरत मुनि अपभ्रंश को देश भाषा कहते हैं, ये आप जोड़ के भी याद रख सकते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जो हिंदुस्तानी भाषा हम कहते हैं उसका रूप क्या है? तो इसका रूप हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा हमारा, हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदी और उर्दू मिश्रित है, उसी को हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, या। ये जो या है ये अर्ध स्वर माना जाता है। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कन्नड़। क्योंकि नाम से ही पता है कि द्रविड़ भाषा परिवार, जो द्रविड़ परिवार है उधर की भाषा कन्नड़ ही है। क्योंकि बांग्ला आपका हिंदी प्रदेश में आएगा, उड़िया और असमिया भी, सिर्फ कन्नड़ ही एक है जो दक्षिण तरफ की भाषा है और द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। फिर है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? वही प्रश्न आ गया जो हम लोग अभी ऊपर किए थे। हम लोग किए थे कि पुरानी हिंदी नामकरण किन्होंने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा तो बहुत बोली जाती है, बिहार में बहुत ही प्रचलित है, लेकिन याद रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। जबकि बोडो शामिल है, मैथिली भी शामिल है, डोगरी भी शामिल है और संथाली भाषा है वो भी शामिल है, लेकिन भोजपुरी भाषा और ब्रज भाषा ये दोनों शामिल नहीं है। चूँकि दोनों बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है तो ये प्रश्न बनेगा, इसीलिए भोजपुरी को याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में संविधान में ये शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आगे प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग है उसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो आप देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी बुंदेली, क्योंकि बुंदेली तो राजस्थान के तरफ बोला जाता है, तो फिर बिहार में कैसे आ जाएगा? इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों भाषाएं बिहारी भाषा यानी बिहारी बोली की भाषाएं हैं, तो इसमें बी हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अंग और अह अयोग व है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अयोग वह ध्वनियाँ अंग और अह को कहते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? उत्तरकालीन अवस्था होगा बाद की अवस्था, तो अपभ्रंश के बाद क्या आती है? अपभ्रंश के बाद अवहट आता है। अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी, तो अपभ्रंश के बाद अवहट आता है, इसीलिए अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो अभी आप लोग पढ़े जो मगही है ये हमारे बिहार की बोली है। बिहार हिंदी प्रदेश की बोली है, मगही बिहार की बोली है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ये ब्राह्मी लिपि
जिससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है उसका सही अनुक्रम क्या है। तो आप सबसे पहले इधर अंतिम में देखिएगा, क्योंकि अंतिम में तो देवनागरी लिपि है तो मात्र 2 ही ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो इन लोगों को काट दीजिए। फिर आइए कि शुरुआत ब्राह्मी लिपि से हो रही है कि नहीं, तो ये तो नहीं हो रही है। कौन सी ब्राह्मी लिपि से शुरुआत हो रही है, ऑप्शन ए हमारा है, यानी ब्राह्मी लिपि पहले हो जाएगी, ये कट जाएगा, ब्राह्मी लिपि पहले, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। कौन सा युग्म है जो अघोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि को मैं आपको ट्रिक बताई थी ऐसे, जो पहला अक्षर होता है और जो दूसरा अक्षर होता है उसको अघोष ध्वनि हम लोग कहते हैं अघोष ध्वनि। तो पहला और दूसरा देखिएगा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है, प और फा। प पहला अक्षर और फा दूसरा अक्षर है, इसीलिए ये हमारा सही युग्म हो जाएगा, सही जोड़ा हो जाएगा और इसी को हम अघोष ध्वनि कहेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। ये जो तौलिया है वो किस भाषा का शब्द है, तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा से शब्द से हम लोग तौलिया को ग्रहण किए हुए हैं। फिर आगे देखिएगा, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से यहाँ पर विकास के क्रम को दिखाना है। तो आपको पता है कि जो वर्तमान हिंदी है, वर्तमान हिंदी तो सबसे लास्ट में ही होगी, क्योंकि वर्तमान हिंदी के बाद और क्या ही होगा। इसीलिए ऑप्शन 3 को आप इधर समझिएगा कि अंतिम में हमारा ऑप्शन 3 आएगा। ऐसे प्रश्नों को करने का यही सबसे अच्छा ट्रिक है। तो ऑप्शन 3 आप मान लेंगे, तो जिसमें अंतिम में ऑप्शन 3 नहीं है उस ऑप्शन को काट दीजिए। बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन। अब देखिएगा 3 दोनों में है। अब शुरुआत में देखिए, इधर 2 नंबर है, इधर 4। तो दूसरा में देखिएगा पहली प्राकृत और चौथे नंबर में है पूर्वी हिंदी। तो आपको पता है पूर्वी हिंदी से पहले तो प्राकृत भाषा आती है, इसीलिए सबसे पहले प्राकृत भाषा हमारा ऑप्शन बी सही होगा। पहले प्राकृत आएगी, फिर सौर सैनी, सौर सैनी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बाद वर्तमान हिंदी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही अनुक्रम हो जाएगा। अब आगे प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तारीख पूछा है, तो तारीख हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुर्की भाषा का शब्द है तारीख। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन सब पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हो सकता है फिर से रिपीट करके ये पूछ लिए जाए। फिर आगे के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। कौन सा शब्द फारसी का है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, दाग। ये जो दाग शब्द है ये फारसी का शब्द है। फिर आगे के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है, यानी तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम ही होगा। जब तद्भव नहीं है तो तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा हमारा, देखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवि। जो कवि है वो तत्सम का शब्द है, और आपका क्वेश्चन ही पूछा है कि ऐसे ऑप्शन का मतलब आपको जवाब देना है जो तद्भव शब्द नहीं है। तो जो कवि है वह तद्भव शब्द नहीं है बल्कि तत्सम है। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब यहाँ बोला है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी तद्भव शब्द होना चाहिए। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी सही होगा, किसान। ये किसान हमारा तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव शब्द है। तो इसी प्रकार से मैं लगभग 34 से 35 प्रश्न लेकर के आई थी, जो अब पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके काम के होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करके अच्छे से रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।